हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हैप्पी रामनवमी। कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आपका दिन? आज का टॉपिक बहुत ही छोटा है और आप लोग इस टॉपिक्स के बारे में जानते भी होंगे। तो आज मैं आपको डिटेल्स में थोड़ा समझा देती हूँ। ये टॉपिक आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछता है, ठीक है? तो क्योंकि आज रामनवमी है, आप सबका हॉलीडे है, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। दो छोटा छोटा टॉपिक है, हम लोग फटाफट से उसको कर लेंगे, ठीक है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा डायरिया एंड इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। डायरिया आप लोग सबको ही जानते होंगे, कॉमन है डायरिया, आप लोग सब इस चीज़ से परिचित होंगे। तो क्या होता है डायरिया, ठीक है? तो डायरिया को कैसे डिफाइन करेंगे? डायरिया आप सबको पता है, डायरिया इज फ्रीक्वेंट, हम लोग लूज मोशन टर्म यूज करते हैं डायरिया के लिए। तो क्या है इसका डेफिनेशन, क्या है? तो स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, एबनॉर्मली फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ लूज और वाटरी स्टूल्स इज नॉन एज डायरिया। यानी डायरिया क्या है कि आपका एबनॉर्मली फ्रीक्वेंट पासेज ऑफ लूज स्टूल। तो बेसिकली जब आप खाते हो, ठीक है, तो वो जो बॉवल होता है उसका क्या है फंक्शन, वो कैसे कैसे मूव करता है, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। मैं एक बार रिपीट करती हूँ। डायरिया के लिए क्या होता है कि खाना को पहले आपने मुंह में रखा, ठीक है, उसमें सलाइवा मिक्स हुआ, खाना को आपने ब्रेक डाउन किया अपने दांतों से, मैकेनिकल ब्रेक डाउन हुआ खाने का, खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, वो बॉवल बन गया। फिर वो सलाइवा के साथ मिक्सअप होके आपके स्टमक में गया। स्टमक में गया तो उसमें आपका खाने में जो भी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज था या सलाइवा प्रॉपर्टीज था, वो सब HCl के द्वारा किल कर दिया गया। पेप्सिनोजेन और पेप्सिन के द्वारा आपका प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, है ना? उसमें भी खाने का ब्रेकडाउन हुआ और जो भी बॉडी के लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स थे उसको स्टमक ने डाइजेस्ट किया। फिर खाना आपका आगे गया तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन में गया। तो यहाँ हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन को विस्तार से जानेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली क्या होता है कि आपके बॉवल में जितने भी वाटर प्रेजेंट है, तो वो तब तक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चलता रहता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जब तक आपका जो खाना है वो सेमी सॉलिड ना हो जाए। यानी कंसिस्टेंसी ऑफ अ डो आप लोग जानते हो, आटा जो गूंदते हो रोटी बनाने के लिए, है ना? तो उस डो से थोड़ा बहुत कम कंसिस्टेंसी का ना हो जाए, तब तक उसमें से पानी, वाटर और ग्लूकोज एब्जॉर्ब बॉडी करते रहता है, क्योंकि बॉडी को भी वाटर की जरूरी है। आप लोग जानते हो 70% आपका बॉडी वाटर का बना हुआ है। तो क्या होता है कि वहां अब्जॉर्प्शन होता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम है, आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, आपने जो खाना है आपका वो हेल्दी नहीं था, आप फ्रिक्वेंटली अपना डाइट खराब ले रहे हो, तो क्या होता है डायरिया के केस में कि वो जो आपका वाटर है वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। वाटर अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो क्या होगा, खाना आपका जो बॉवल है वो लिक्विड ही रहेगा, और लिक्विड रहेगा तो वो फ्रीक्वेंटली पास होता रहेगा। तो फ्रीक्वेंट यानी हर थोड़ी देर के बाद आपको डिफेकेशन जाना हो, डिफेकेशन का जरूरत हो, तो आप समझ लीजिए कि आपको डायरिया है। ये काफी पेनफुल भी होता है। कारण क्या है? कुछ बैक्टीरियल कॉज होते हैं, कुछ फूड हैबिट्स होते हैं। हम लोग आइए कारण को देखते हैं। सबसे पहला कारण है ओवर फीडिंग और इम्बैलेंस डाइट। आपको मन नहीं है या बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है तो आप 2 के बदले आप 4 रोटी खा लोगे, 4 के बदले आप 6 रोटी खा लोगे। और ओवर फीडिंग यानी बहुत ज्यादा खाना खा लोगे, उसकी वजह से आपको हो सकता है इम्बैलेंस डाइट की वजह से, आपके अपच की वजह से, खाना आपका प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होने की वजह से, कुछ इंटेस्टाइन में अगर इन्फेक्शंस है, कुछ प्रॉपर आपका बैक्टीरिया साल्मोनेला वगैरह है, उसकी वजह से आपको इन्फेक्शंस है, उसकी वजह से भी आपको डायरिया हो सकता है। वो डाइजेशन नहीं होने देगा आपके वाटर और ग्लूकोज का। कुछ लग्जेटिव्स का अगर आप मिसयूज करते हो, जैसे अगर आपको इससे पहले आपने कॉन्स्टिपेशन का क्लास कल देखा होगा, है ना? तो कॉन्स्टिपेशन में आपका स्टूल जो होता है वो हार्ड हो जाता है, तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए और एनल कैनाल को सॉफ्ट बनाने के लिए हम लोग कुछ लग्जेटिव्स का यूज करते हैं, है ना? तो वो अगर आप बार बार लग्जेटिव्स ले रहे हो तो स्फिंक्टर क्या हो जाएगा, स्फिंक्टर आपका लूज हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। कुछ ड्रग है, जैसे कुछ हायर एंटीबायोटिक लेते हो, उसकी वजह से भी कॉज कर सकता है। हायर एंटीबायोटिक भी बहुत लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है। कोई कोलोन में आपके लार्ज इंटेस्टाइन में कोई
डिजीज है, कोलोन यानी यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन बता रहा है, तो उसमें अगर कोई डिजीज है उसकी वजह से भी हो सकता है, कोई सर्जरी हुई है कोलोन में जिसकी वजह से वो डाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो वो भी रीजन हो सकता है। इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे आपके इकोलाई, साल्मोनेला मैंने बताया है, साल्मोनेला, सिजेला या रोटावायरस। इकोलाई, साल्मोनेला, सिजेला और रोटावायरस ये बहुत ज्यादा हाईली इन्वॉल्व होते हैं आपके डायरिया के केस में। तो इस केस में हम पेशेंट आपके पास किस किस कंप्लेन से आएगा? सबसे पहले तो पेशेंट आपके पास आएगा कि उसको एब्डोमिनल क्रैम्प्स है, यानी पेट में दर्द है, मरोड़ है, नोजिया, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, लेकिन वोमिटिंग इसमें एब्सेंट होता है बेसिकली, जनरली वोमिटिंग एब्सेंट होता है क्योंकि डायरिया होता है। बहुत ही सीवियर और क्रॉनिक केस में आपका वोमिटिंग प्रेजेंट होगा, आपको बहुत ज्यादा वीकनेस लगेगा, आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी क्योंकि पानी तो बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर रहा है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन, आपका जो कोलोन है वो वाटर को अब्सॉर्ब नहीं कर रहा है, पूरा वाटर तो आपके बॉडी से वोमिटस के माध्यम से यानी वोमिटिंग के साथ या फिर स्टूल के साथ वो सारा वाटर आपका निकल जा रहा है। एनल कैनाल में क्योंकि फ्रीक्वेंटली आपको स्टूल पास हो रहा है वहां से, तो एनल कैनाल में भी आपको बर्निंग सेंसेशन फील होगा और बहुत ज्यादा वीकनेस आपको लगेगा। इस केस में हम लोग क्या मैनेजमेंट करेंगे? तो सबसे पहले ये जो आपका जो वाटर का लॉस हो रहा है एक्सट्रीमली, उसको हम मेंटेन करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले पेशेंट को क्या करते हैं कि फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए हम लोग पेशेंट को ORS देते हैं, फ्लूइड इनटेक बढ़ाते हैं पेशेंट का, यानी कि पानी ज्यादा से ज्यादा पीने के लिए बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करते हैं। बहुत ज्यादा क्रॉनिक डायरिया है तो उस केस में हम लोग IV फ्लूइड भी देते हैं, और डायरिया को कंट्रोल करने के लिए कुछ एंटी डायरल ड्रग देते हैं। और पेशेंट क्योंकि डायरिया की वजह से बार बार उसको वॉशरूम जाना पड़ता है तो हम लोग उसको कुछ सिडेटिव्स भी देते हैं ताकि वो अच्छे से एक लॉन्ग स्लीप ले सके, है ना। और पेन के लिए हम लोग एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग देते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, इन सीवियर केसेस स्टार्ट IV ड्रिप टू मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। बहुत सीवियर केस में हम लोग IV ड्रिप पेशेंट को देते हैं ताकि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो सके, ठीक है। स्किन सराउंडिंग द एनस शुड बी केप्ट क्लीन एंड ड्राई, क्योंकि फ्रीक्वेंट जो है पेशेंट वो आपका स्टूल पास कर रहा है तो एनल कैनाल क्या हो जाता है, वो बहुत मॉइस्चरस होता है और डर्टी होता है। पेशेंट इतना ज्यादा वीक होता है कि उसको क्लीन नहीं कर पाता है, तो आपको एडुकेट करना है पेशेंट को कि वो अपना एनल कैनाल को अच्छे से क्लीन करे और उसको ड्राई रखे, नहीं तो उसकी वजह से भी वहां पे इरिटेशन एंड रैसेस होने के चांसेस हो जाते हैं। न्यूट्रिशनल लेवल पेशेंट का मेंटेन करना है, पेशेंट को थोड़ा थोड़ा डाइट लेने के लिए बोलना है, और पेशेंट को बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा खाना, साथ ही मिर्च मसाले वाला खाना खाने से मना करना है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। फिर आप इस टॉपिक पे ध्यान दीजिए। इरिटेबल यानी इरिटेशन, बॉवेल यानी आपका खाना जो आपने चबा के मुंह में से स्टमक में भेज दिया, ठीक है, और स्टमक से खाना आपका इंटेस्टाइन में चला गया, तो डेट इज बॉवेल। और सिंड्रोम इज एबनॉर्मेलिटीज। तो क्या है? इट इज ऑल्सो नॉन एज स्पास्टिक कोलोन और फंक्शनल डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया क्या होता है? इनडाइजेशन को हम लोग डिस्पेप्सिया बोलते हैं। तो ये एक फंक्शनल डिसऑर्डर है आपके इंटेस्टाइनल मोटिलिटी का। यानी मोटिलिटी क्या है? ये आपका अगर पाइप है, इंटेस्टाइन है, तो ये ऐसे प्रेस होता है तो खाना आपका आगे फॉरवर्ड पुश होता है, फिर आगे प्रेस होता है, फिर खाना आपका आगे फॉरवर्ड पुश होता है। तो वो प्रेस फॉरवर्ड पुश, प्रेस फॉरवर्ड पुश, तो वैसे ही खाना आपका धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इसको बोलते हैं कि खाना ऐसे आपने ऑइंटमेंट को ऐसे दबाया और ऑइंटमेंट बाहर निकला। सिमिलरली आपका जो इंटेस्टाइन है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ और खाना आपका फॉरवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड पुश हुआ। तो ये क्या होता है? इसको हम लोग पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं, इसको मोटिलिटी कहते हैं। तो ये फंक्शनल डिसऑर्डर अगर इंटेस्टाइनल मोटिलिटी में अगर प्रॉब्लम है तो वो इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम कहलाता है। अब इसके
इसके कारण क्या है, या इस इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम का भी जो कारण है वो अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया है कि दैट पर्टिकुलर रीजन के वजह से ही आपको इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम हो रहा है। तो इसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक अननोन है, लेकिन नंबर ऑफ पेशेंट्स के बेसिस पे, सर्वे के बेसिस पे कुछ पॉसिबल कॉजेज निकाले गए हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ देखिए, एग्जैक्ट कॉज आर अननोन, पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, जैसे जेनेटिक फैक्टर्स, कुछ जीन के वजह से भी प्रॉब्लम होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होता है, तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से, या स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से आप अपना प्रॉपर बैलेंस डाइट, प्रॉपर मील नहीं ले पा रहे हो, इसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम होता है। इंटेस्टाइन में अगर कोई इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम में पेशेंट आपके पास अगर आएंगे तो वो क्या कंप्लेन लेके आएंगे, ये हम लोगों को जानना है। तो अल्टर्ड बॉवेल फंक्शंस, यानी बॉवेल फंक्शन आपका प्रॉपरली, पाचन तंत्र आपका अल्टर रहेगा, पाचन तंत्र में प्रॉब्लम होगा। दैट मीन्स कि आप जो खाना खा रहे हो वो खाना सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा, यानी डायरिया हो सकता है या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ऑब्वियसली पेट में आपके दर्द होगा, यानी एब्डोमिनल पेन, आपका जो एब्डोमेन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लगेगा, यानी डिस्टेंशन होगा, खिंचाव, तनाव उसमें रहेगा, हेडेक होगा, आपको बैक पेन हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है इसकी वजह से। जब भी आप इमेजिन करो कि आपका खाना किसी भी दिन अगर नहीं पचता है, प्रॉपर आपने डिफेकेशन नहीं किया है, तो आपको कैसा फील होता है, वही सेम फीलिंग्स इस पेशेंट को, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम के पेशेंट को पर डे फेस करना पड़ रहा है। तो सोचो उसके साथ क्या क्या होगा, फ्लैट्यूलेंस होगा, फॉल, उसके मुंह से बदबू आएगी, टेनिस्मस होगा, यानी इसमें मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, टेनिस्मस एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए, फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, यानी जब आप प्रॉपरली इवैक्यूएट नहीं कर पाते हो, अपना स्टूल पास नहीं कर पाते हो टाइमली, तो आपको कैसा फील होता है, तो वो आपको टेनिस्मस कहलाता है। तो ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को ट्रीटमेंट क्या करते हैं, हम लोग फर्मेंटेबल ओलिगो डाई एंड मोनोसैक्राइड्स पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं और डाइट लेने के लिए बोलते हैं, फाइबर रिच डाइट के लिए पेशेंट को बोलते हैं। अगर पेशेंट को डायरिया हो रहा है तो एंटी डायरियल ड्रग देंगे, जैसे लोपेरामाइड। पेशेंट को अगर कॉन्स्टिपेशन है तो हम लोग कुछ लग्जेटिव्स देंगे, जैसे लैक्टुलोज या सॉर्बिटॉल हम लोग देते हैं। अगर पेशेंट के पेट में बहुत ज्यादा क्रैम्प है तो हम लोग कुछ डाइक्लोमाइन टाइप का एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग देते हैं, कुछ एंटी एंजाइटी ड्रग पेशेंट को देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देते हैं अगर पेशेंट को नीड है तो। ऐसा नहीं है कि मैंने ट्रीटमेंट में 6 पॉइंट डाला तो आपने डायरिया का भी ड्रग पेशेंट को दे दिया, यानी लोपेरामाइड भी दे दिया और लैक्टुलोज भी दे दिया, तो ऐसा नहीं करना है। पेशेंट आपके पास जिस परेशानी से आए उसके हिसाब से ही आपको ट्रीटमेंट करनी है। तो हम लोग पेशेंट को रिलैक्स होने के लिए बोलते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट हम लोग क्या करते हैं, यानी बीइंग अ नर्स आप लोग क्या करोगे, तो पहले हम लोग पेशेंट का किन किन बातों पे ध्यान देंगे, तो वाइटल साइंस देखेंगे पेशेंट का, कुछ जनरल हेल्थ स्टेटस देखते हैं पेशेंट का जो क्लिनिकल फीचर्स है, जिस भी प्रॉब्लम से पेशेंट सफर कर रहा है और आपके पास आया है वो कितना ज्यादा सीवियर है। अगर डायरिया हो रहा है तो क्रॉनिक डायरिया है या एक्यूट डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है या एक्यूट कॉन्स्टिपेशन है, ये आपको देखना है। फूड पैटर्न पेशेंट का क्या है, फूड पेन रिलीविंग पैटर्न है या फूड पेन एग्रीवेटिंग पैटर्न है, वो आपको पेशेंट का चेक करना है। एंजाइटी लेवल देखना है, जो भी मेडिकेशंस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उस मेडिकेशंस को हम लोगों को पेशेंट को टाइम टू टाइम प्रोवाइड करना है। पेशेंट को अगर कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट है तो उसको फाइबर रिच डाइट के लिए बोलना है और अपने डाइट में सुधार के लिए उसको डाइटिशियन के पास रेफर करना है। अगर पेशेंट अल्कोहल या कैफीन लेता है तो उसके लिए उसको मना करना है। पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि कैसे आप रिलैक्स करोगे इस सिंड्रोम से, अगर आप सफर कर रहे हो तो पेशेंट को एडुकेट करना है, पेशेंट को फिजिकल एक्टिविटी के लिए इंकरेज करना है, पेशेंट को रेगुलर बॉवेल हैबिट के लिए इंकरेज करना है। बहुत सारे पेशेंट क्या होता है, इरेग्युलर बॉवेल हैबिट होता है, यानी वो लोग अपने बॉवेल हैबिट को में रेगुलरिटी में
अपने लाइफस्टाइल में नहीं ला पाते हैं, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। पेशेंट को नॉर्मल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल मेंटेन करने के लिए बताना है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। बहुत छोटा सा टॉपिक था आपका, 2 टॉपिक। तो हम लोग ये टॉपिक आज खत्म करते हैं और फिर कल मिलते हैं। कल हम लोग फिर 2 टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे अपना क्लास। और कुछ नहीं समझ में आया हो, कुछ डाउट हो, तो आप लोग बेशक पूछ सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन करोगे तभी तो मैं उसका सॉल्यूशन दूंगी ना। तो आप लोग उस चीज का क्वेश्चन करो, कमेंट सेक्शन में आप लोग क्वेश्चंस बताओ, और जो भी डाउट्स होगा बेशक मैं आपको वो डाउट क्लियर करने का कोशिश करूंगी। ठीक है, आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर। फिर हम लोग कल मिलते हैं 2 नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय।